गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो पद परिचय पढ़ रहे थे उसी के आगे के पॉइंट पढ़ते हैं वचन। ठीक है, वचन का तात्पर्य संज्ञा सर्वनाम की संख्या से होता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की कितनी संख्या का बोध करा रहा है कोई शब्द, उसे वचन कहते हैं। उनके लिए प्रयुक्त विशेषण या क्रिया भी वचन के अनुसार बदलती है, जैसे एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, परंतु संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक आदमी एक संख्या का बोध हो, बहुवचन यानी एक से ज्यादा का बोध हो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। जैसे संज्ञा है एक वचन लड़का, तो उसका बहुवचन होगा लड़के। महिला, महिलाएं। अगर सर्वनाम है मैं, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। वह का बहुवचन क्या होगा? वे। वह मतलब एक आदमी के लिए इशारा किया जा रहा है कि वह आदमी। वे यानी वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हों। विशेषण केवल आकारांत के, आकारांत यानी कि बाद में आ की मात्रा लगी हो। अच्छा है तो अच्छे, और पका है तो पके। क्रिया क्या है? पढ़ता हूं तो पढ़ते हैं। पढ़ता हूं एक आदमी के लिए कहा जा रहा है, पढ़ते हैं यानी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। गाती है और गाती हैं। देखो है के ऊपर डॉट लगा है। एक वचन में गाती है यानी एक लड़की गा रही है। इज और आर जो होता है आपका इंग्लिश में, तो गाती है और गाती हैं, है के ऊपर डॉट लगा है। ठीक है, वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। कैसे एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन होता है? पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है, यानी जहां पर आ आए वहां आ की मात्रा हटा के क्या कर देते हैं? ए की मात्रा लगा देते हैं, तो बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़का है तो लड़के, बच्चा बच्चे, गद्दा गद्दे, घोड़ा घोड़े, गधा गधे। ठीक है, उसी तरह रुपया और रुपए, रास्ता रास्ते, बेटा बेटे। समझ में आ गया? जहां भी आ है वहां पर किसकी मात्रा लगा देंगे? ए की, तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अ अंत वाले शब्दों में, यानी जिसके अंत में अ हो। अभी हमने ऊपर पढ़ा आ हो, ऊपर में आ हो लास्ट में। अब हम पढ़ रहे हैं जिसके अंत में अ हो। आपको मैं वापस बता रही हूं कि हर एक व्यंजन में अ छुपा होता है, जुड़ा होता है, तभी वो व्यंजन पूरा होता है। तो अ अंत वाले शब्दों में उसमें क्या करते हैं? ए लगा देते हैं। ठीक है, नहर है तो नहरें, ए की मात्रा के बाद एक डॉट आएगा। यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो टाइपिंग होता है उसमें हम 2 मात्राएं साथ में नहीं लगा सकते हैं। जैसे न, ह, र लिखें, उस पे एक ही मात्रा दें और उसके बाद हम चंद्र बिंदु भी करें, तो क्या होता है? चंद्र बिंदु थोड़े दूर चला जाता है, दूसरे अक्षर पे या खाली जगह पे चला जाएगा। तो इसलिए ए की जगह यहाँ पे डॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए की जगह क्या करते हैं? यहाँ पे डॉट का ही प्रयोग करते हैं, पूरा चंद्र बिंदु नहीं करते हैं। तो नहर नहरें, दीवार दीवारें, झील झीलें, भैंस भैंसे, सड़क सड़कें। इसी तरह आप देखो आंख आंखें, बाह बाहें, दरार दरारें। ठीक है, अब तीसरा नियम देखते हैं। आ उ, आ उ और उ, औ अंत वाले शब्दों के अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है। अगर कहीं पे आ आए, उ आए, छोटा उ, बड़ा उ, औ, अंत वाले शब्दों का, यानी इन शब्दों से जिनका अंत हो रहा है, शब्दों के अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है, यानी बिना लास्ट वाले शब्द को हटाए, जो अक्षर है उसको बिना हटाए क्या जुड़ जाता है? ए जुड़ जाता है। जैसे महिला, महिलाएं, शाला, शालाएं, वस्तु, वस्तुएं, सभा, सभाएं। आप देख रहे हो कि कोई भी चीज जो एक वचन में है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, उसके अंत में ए जोड़ दिया गया। समझ में आ गया ना? बहु, बहुएं, लता, लताएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं। अब बहु पे बड़ा ऊ रहेगा और बहुएं में छोटा ऊ हो जाएगा।
ठीक है। सूचना, सूचनाएं। अब चलिए अगला देखते हैं। इकारांत शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है। इकारांत यानी कि जिसमें बड़ी की मात्रा है, तो उसमें क्या आता है, आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है। तो अंतिम स्वर बड़ी ई का परिवर्तन रास ई में यानी छोटी ई में, ह्रस्व ई यानी छोटी ई में हो जाता है, तथा ई और आ के मध्य य श्रुति ध्वनि का आगमन हो जाता है। जैसे बेटी है, बड़ी की मात्रा है बेटी पे, तो यहाँ पे बहुवचन में जब हम बदलेंगे तो बड़ी की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी और या आ जाएगा। बेटी, बेटियां, स्त्री, स्त्रियां। स्त्री पे देखो बड़ी की मात्रा है, परंतु जब हम बहुवचन करेंगे तो ये बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया जाएगा। तो स्त्री, स्त्रियां, बूढ़ी, बूढ़ियां, नदी, नदियां। बहुत जरूरी है ये चीज समझना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बड़ी ई को ज्यों का त्यों लिख के और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं और यहीं पे गलती हो जाती है। जो बड़ी ई की मात्रा वाला एक वचन है वो क्या होगा, छोटी ई में वो मात्रा बदलेगी और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। गली, गलियां, लड़की, लड़कियां, नाली, नालियां। ठीक है। अब पांचवा नियम क्या है, इया यानी लास्ट में इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। इया का क्या हो जाता है, इया। इया का क्या हो जाता है, इया। या मतलब नाक से जो उच्चारण हो, चंद्र बिंदु आ जाता है। जैसे गुड़िया तो गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, यानी छोटी ई की मात्रा के बाद या आया है तो उस पे या पे चंद्र बिंदु लगा देंगे सिर्फ, तो वो बहुवचन में बदल जाएगा। चिड़िया, चिड़िया, पुड़िया, पुड़िया, चूहिया, चूहिया। अब ध्यान देने के नियम क्या है कि यद्यपि सभी संज्ञा शब्दों के दो वचन संभव है, पर सभी संज्ञा शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त नहीं होते। कुछ संज्ञा शब्द प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ प्रायः बहुवचन में। तो कुछ हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नित्य एक वचन में प्रयुक्त संज्ञा शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, पदार्थ बोधक संज्ञा शब्द जैसे सोना, चांदी, आटा, बेसन, सूजी, आग आदि। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चांदियाँ, सोना, सोनिया या आटियाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। आटा, सोना, चांदी ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। गुण या अवस्था बताने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द लंबाई, खटास, क्रोध, प्रेम, दृढ़ता, पढ़ाई आदि ये हमेशा एक वचन में। लंबाइयाँ कोई नहीं बोलेगा, खटास्या नहीं बोलेगा, क्रोध्या या क्रोधिया नहीं बोलेंगे, हमेशा एक वचन में। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो है सीता, राम, ताजमहल, दिल्ली, जूही, हिमालय, सचिन, ये सारे नाम जो हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। नित्य बहुवचन में प्रयुक्त संज्ञा शब्द आंसू, आंसू बह रहे हैं, आंसू एक ही नहीं निकलेगा, हमेशा आंसू कई निकलेंगे। तो आंसू, केस, केस यानी बाल, एक ही बाल नहीं होता, बहुत सारे बाल होते हैं। दर्शन, आज आपके दर्शन प्राप्त होंगे, आज आपके दर्शन प्राप्त होंगे। प्राण, मेरे प्राण सूख गए। होश, उसके होश उड़ गए। हस्ताक्षर, चेक पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हमेशा बहुवचन में। वचन के बारे में कुछ और जानकारी, युग्म बहुवचन शब्द माँ बाप, युग्म मतलब जो एक साथ जुड़ के आते हैं। माँ बाप, गाय भैंस, बाप दादा, पेड़ पौधे, भेड़ बकरी, शेर चीता आदि। आदरार्थ बहुवचन, आदर के लिए संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे गांधी जी अनशन पर बैठ गए, प्रधानमंत्री जी नई योजना बना रहे हैं, राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति एक ही हैं, ठीक है, पर वहां पर हम हैं लगा रहे हैं। पधार रहे हैं, पिताजी शाम तक लौट आएंगे,
ठीक है, आएगा नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, आएंगे। अदृश्य विकार, अदृश्य विकार से तात्पर्य है जहां देखने में तो एक वचन और बहुवचन शब्दों में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु अर्थ में होता है। सभी पुल्लिंग आकारांत शब्द जो उच्चारण में हलंत होते हैं और आ अंत वाले शब्दों से भिन्न पुल्लिंग शब्द, संज्ञा शब्द कर्ता कारक बहुवचन में भी एक वचन जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे घर बनना, घर बना, और घर बने, और घरों में रहो। ठीक है, घर बना, घर बने, और घरों में रहो। भाई आया, भाई आए, और भाइयों को राखी बांधो। यहाँ देखो भाई आया एक वचन है, पर भाई आए बहुवचन हो गया है। ठीक है, तो अदृश्य विकार जो है कि विकार से तात्पर्य है जहां देखने में तो एक वचन और बहुवचन शब्दों में कोई अंतर नहीं होता, परंतु अर्थ में अंतर होता है। यहाँ भाई आया यानी एक ही भाई आया, और भाई आए यानी बहुत सारे भाई आए, तो दोनों जगह भाई ही शब्द है, परंतु एक जगह एक भाई के लिए कहा जा रहा है और एक जगह बहुत सारे भाइयों के लिए। पक्षी उड़ रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं, यानी कि जो क्रिया है उसमें बहुवचन करके हम बहुवचन का बोध कर रहे हैं। बहुवचन संबोधन और अनुनासिकता, संबोधन में बहुवचन रूपों में सर्वत्र ओ प्रत्यय लगता है। जैसे बच्चा है तो बच्चों, अगर हम संबोधन कर रहे हैं तो, नहीं तो बच्चे का बहुवचन, बच्चा का बहुवचन क्या होता है? बच्चा, बच्चे। ठीक है, लड़की, लड़कियां होता है ना बहुवचन, परंतु अगर हम संबोधन कर रहे हैं यानी किसी को संबोधित कर रहे हैं तो क्या कहेंगे बहुवचन में? बच्चों, लड़की, लड़कियों, देशवासी, देशवासियों, मित्र, मित्रों। तो बहुवचन में क्या होता है? संबोधन में बहुवचन रूप में सर्वत्र ओ प्रत्यय लगता है। यहाँ पर ए प्रत्यय नहीं लगेगा। आगे नियम आपने पढ़ा था कि आ वाले में ए लगता है, बच्चा है तो बच्चे होगा, लड़का है तो लड़के होगा, परंतु अगर वो संबोधन हम कर रहे हैं किसी को पॉइंट करके उसको हम कुछ कहने जा रहे हैं तो क्या होगा? लड़का है तो लड़कों कहेंगे, लड़के नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज आपको करने हैं। अब दूसरा टॉपिक है कारक। कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी पे तत्पुरुष समास भी होता है। जो कारक के चिन्ह होते हैं उसी पे तत्पुरुष समास होता है। पहला कर्ता और संबोधन छोड़ के बीच में जितने कारक के चिन्ह होते हैं उसी से आप तत्पुरुष समास भी जानते हो, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ध्यान से जरूरी है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताना कारक कहलाता है। यानी वाक्य में जो संज्ञा है, ठीक है, और या सर्वनाम है, उसका क्रिया के साथ यानी जो काम हो रहा है उसके साथ क्या संबंध है वो बताना कारक कहलाता है। एक वाक्य में क्रिया से भिन्न एकाधिक पद, संज्ञा, सर्वनाम आदि हो सकते हैं जो किसी न किसी रूप में क्रिया से संबंध है। जैसे मैंने अपने आने का समाचार पिताजी को पत्र में लिख दिया है। उपयुक्त वाक्य में मैं, समाचार, पत्र, पिताजी आदि शब्द किसी न किसी रूप में लिख दिया है, क्रिया से संबंध है। अब किसने लिख दिया है? तो मैंने लिखा है। क्या लिख दिया है? आने का समाचार। किसे लिख दिया है? पिताजी को। कैसे लिख दिया है? पत्र से। ठीक है, तो जो क्रिया का संबंध संज्ञा और सर्वनाम से बताता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह होते हैं जिसको कि परसर्ग भी कहा जाता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कारक संबंध बताने के लिए प्रायः शब्दों के साथ कुछ चिन्ह जिसको कि परसर्ग भी कहते हैं, जैसे ने, को, में, से जुड़ जाते हैं, जिनसे कारक विशेष की पहचान संभव है। इन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहा जाता है। इसका क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। जैसे अब कर्ता है तो कर्ता का निशान के है,
मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि पहले कारक के चिन्ह आप रट लीजिएगा। इसकी पिछली कक्षा में भी मैंने कहा था कि आपको ये याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, तो अब कर्ता है तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, क्रिया को करने वाला। कर्ता कौन है? क्रिया को करने वाला। आप कोई काम कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, तो पानी पी रहे हो, पीना जो है क्या है? क्रिया है। और पी कौन रहा है? आप पी रहे हो। तो आपने पानी पिया, तो आपके बाद ने लग गया, तो ने लगा यानी आप क्रिया हो। समझ में आया? तो कर्ता यानी क्रिया को करने वाला। कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े उसको कहते हैं को। राम ने फल को चक्कू से काटा, काटना हो गया क्रिया। अब जो काटने की क्रिया है उसका फल किस पे पड़ रहा है? तो फल पे, फल को काटा। ठीक है, तो फल कट रहा है क्रिया में, तो इसलिए उसके लिए क्या हो गया? फल को काटा। ठीक है, तो कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े, करण क्रिया करने का साधन, माध्यम। अभी मैंने बोला चक्कू से काटा यानी चक्कू के द्वारा काटा। ठीक है, कि क्रिया करने का साधन या माध्यम। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, संप्रदान क्या हुआ? जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसका निशान है को, के लिए। आपादान जिससे पृथक हो, यहाँ से 2 बार निशान आता है। एक द्वारा के अर्थ में आता है कि राम ने फल को चक्कू से काटा यानी चक्कू के द्वारा कट रहा है। दूसरे का भी निशान जो आपादान है उसका भी से है, परंतु ये पृथक होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। पेड़ से पत्ते टूट के गिर रहे हैं, यहाँ भी से है, परंतु वो पत्ते जो हैं वो टूट के पेड़ से अलग हो रहे हैं, अलग होने के अर्थ में। माता जी दिल्ली से आ रही हैं यानी दिल्ली से अलग हो रही हैं। और माता जी बस से आ रही हैं यानी बस के द्वारा आ रही हैं, यहाँ भी से है। तो जोड़ने के अर्थ में जो होता है, द्वारा के अर्थ में होता है, उसको बोलते हैं करण। ठीक है, और जो अलग होने के अर्थ में होता है उसे कहते हैं हम अपादान। संबंध वाक्य में क्रिया से भिन्न पद से संबंध। वाक्य में क्रिया से जो भिन्न पद हैं उनसे जो संबंध होता है वो है का, के, की, रा, रे, री। जो रिलेटिव होते हैं ना आपके संबंधी, काका, काकी, तो उसका निशान भी वैसे ही है, का, के, की। अधिकरण क्रिया पर क्रिया का आधार। अधिकरण क्या है? क्रिया का अधिकार, यानी कि कहाँ पे क्रिया हो रही है। ठीक है, उसका निशान है में और पर। क्रिया का आधार कहाँ है? संबोधन संज्ञा को पुकारने, टेरने का भाव। अगर किसी को आप बुला रहे हो, ए सुनो, ओए इधर आओ, अरे सुन रहे हो, तो उसको बोलते हैं संबोधन। अब चलिए, पहला पॉइंट है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला ही करता है, यानी जो कोई भी काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। वह सजीव, निर्जीव अथवा अचेतन हो सकता है। जैसे बालक तैर रहा है, सजीव हो गया। तैरना क्या है? क्रिया है। तैर कौन रहा है? बालक रहा है, तो बालक करता हुआ। नदी बह रही है, नदी क्या है? निर्जीव है। बहना क्या है? क्रिया है, और नदी में जान तो नहीं है ना, तो नदी यहाँ पे कर्ता हो गई। कर्ता कारक के प्रायः विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक में प्रायः विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, किंतु सकर्मक भूतकाल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। हर बार कर्ता का पहचान ने से ही नहीं होता है। जो काम करता है वो करता है, परंतु कभी कभी, यानी कि कब? जब सकर्मक भूतकाल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे राम धनुष उठा रहा है, इसमें ने का निशान नहीं है, परंतु आपको पता है कि धनुष उठाना क्या है? उठाना क्रिया है, और राम उठा रहे हैं तो राम करता हुए। अली नमाज पढ़ेगा, पढ़ना क्रिया, और अली क्या हो गया? करता हो गया। राम ने धनुष उठा लिया, यहाँ पर ने का निशान आया। राम ने धनुष उठा लिया और अली ने ईद की नमाज पढ़ी, यानी सकर्मक भूतकाल।
जब भूतकाल आता है तब वहां पे ने का निशान आपको दिखेगा, नहीं तो ने का निशान दिखेगा नहीं। आपको पता चल जाएगा कि क्रिया कौन कर रहा है तो वही करता है। ठीक है। कभी कभी को का प्रयोग होता है, जैसे आपको कहाँ जाना है। रेशमा को नौकरी नहीं करनी, पर नौकरी करनी क्या है, वो क्रिया है, और किसको नहीं करनी है तो रेशमा को, तो रेशमा करता है। कहीं जाना है, कहाँ जाना है, वो क्रिया है, और आपको कहाँ जाना है यानी आपको क्या हो गया, वो कर्ता हो गया। परसर्ग ने के बारे में कुछ और बताएंगे हम। कर्ता कारक के परसर्ग ने का प्रयोग बहुत सीमित है। सकर्मक क्रिया यदि भूतकाल में हो तो कर्ता के साथ ने जुड़ेगा, अन्यथा नहीं। जैसे रोहित सोया है, अकर्मक क्रिया भूतकाल, परसर्ग शून्य यानी कि ने का निशान नहीं है। रोहित खाना खा रहा है, सकर्मक क्रिया वर्तमान काल, परसर्ग शून्य। रोहित सोएगा, अकर्मक क्रिया भविष्य काल और शून्य परसर्ग यानी ने का निशान नहीं है। रोहित ने पाठ पढ़ा, सकर्मक क्रिया भूतकाल और ने परसर्ग, यहाँ ने लगा हुआ है। यानी कि सकर्मक में जब भूतकाल होगा, देखो ऊपर अकर्मक में भूतकाल था, रोहित सोया। अकर्मक और सकर्मक भी क्रिया में जिसमें कि कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक होता है। ठीक है। आप लोग को पिछली कक्षा में भी मैंने समझाया था, जिसमें कर्म हो वो सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। सिंपल तरीके से जान जाओ कि कर्ता और क्रिया के अलावा कोई दूसरा शब्द भी हो तो वो सकर्मक, और कर्ता और क्रिया के बाद अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं हो, कर्म नहीं हो, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो, जैसे रोहित ने पाठ पढ़ा, रोहित ने क्या पढ़ा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पाठ पे पड़ रहा है, तो ये सकर्मक हुआ। ठीक है। सामान्यतः क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है, परंतु कर्ता के साथ ने जुड़ने पर क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हो जाती है। सामान्यतः क्या होती है, क्रिया कर्ता के लिंग, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। परंतु क्या कह रहे हैं, कर्ता के साथ ने जुड़ने पर क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हो जाती है। क्रिया जो है कर्म के वचन और लिंग के अनुसार हो जाती है। जैसे राम रोटी खाता है, राम क्या है, रोटी खाता है। पुल्लिंग एक वचन, राम है, लड़का है। ठीक है। और रोटी खाता है एक ही है, तो पुल्लिंग है और एक वचन है। रमा सेब खाती है, रमा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो गया, खाता का खाती हो गया, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हो गया। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग हो गई। दोनों पूरियां खाते हैं, पुल्लिंग बहुवचन, दोनों पूरियां खाते हैं, दोनों पूरियां खाती हैं होता तो स्त्रीलिंग बहुवचन होता। ने के प्रयोग से राम ने रोटी खाई, कर्म और क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन। राम ने रोटी खाई, अब ने लग गया है तो कर्म और क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन। खाया और खाई होता है ना, खाया और खाई होता है, तो जब ने लगा तो क्या हुआ, है राम पुल्लिंग, तो रोटी खाई हुआ जब, तो क्या हुआ, कर्म और क्रिया के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन। राम ने सेब खाया, कर्म और क्रिया पुल्लिंग एक वचन। सेब खाया लिखा है, दोनों ने पूरियां खाई, कर्म और क्रिया स्त्रीलिंग, क्योंकि खाई आ गया। अब आगे देखते हैं। अकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं है। अकर्मक यानी कि जहां कर्म ना हो, क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं है। जैसे मैंने हंसा अथवा मैंने रोया, वाक्य अशुद्ध है।
क्या बोलेंगे? मैं हंसा और मैं रोया, ने नहीं लगाएंगे। कर्ता प्लस ने वाले वाक्य में यदि कर्म के साथ को परसर्ग जुड़ जाए तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। क्या बोला है कि अगर ने के साथ को परसर्ग भी आ रहा हो तो क्रिया सदा पुल्लिंग रहेगी, पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग है ना, तो पढ़ाई होना चाहिए भाई। अध्यापिका मतलब कोई स्त्रीलिंग, कोई टीचर, लेडीज टीचर, परंतु यहाँ पे क्या हो गया? अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। उसने ताजमहल को देखा। अपवाद खांसना, छींकना, नहाना जैसी कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ ने लगता है, जैसे मैंने खांसा। वहां पर मैं खांसा नहीं, मैंने खांसा, श्याम ने छींका, वहां पर ने लगता है, ये अपवाद है। बोलना, भूलना, लाना जैसे सकर्मक क्रियाओं के साथ ने नहीं लगता। जैसे शीला कविता भूल गई, तो भूलना, लाना जैसे सकर्मक क्रियाओं के साथ ने नहीं लगता। माँ फूल ले आई, लाना नहीं लिखेंगे, ले आई, ना नहीं लिखेंगे, भूलना नहीं लिखेंगे। शीला कविता भूलना गई नहीं, भूल गई। मैं संदेश भूल गया। ठीक है। कर्म कारक, कर्ता हमने पढ़ लिया। अब कर्म कारक क्रिया करते हुए कर्ता की सर्वाधिक इच्छित वस्तु ही कर्म होता है। क्रिया करते हुए कर्ता की सर्वाधिक इच्छित वस्तु ही कर्म होता है। दूसरे शब्दों में कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में विप्राय कारक चिन्ह नहीं आता। जैसे मैंने आम तोड़ा। क्या तोड़ा? तोड़ना क्या है? क्रिया है। क्या तोड़ा? तो आम। परंतु यहाँ पे कर्म को, कर्म का निशान क्या है? को, परंतु यहाँ को का निशान नहीं आया है। मैंने आम तोड़े, तुम फल खाओ। कभी कभी को का प्रयोग होता है, जैसे दरवाजे को बंद कर दो या दरवाजे को बंद करो। बंद करना क्रिया है, दरवाजे को बंद करना है, तो दरवाजा बंद करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बंद करने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? दरवाजे पे, तो उसका निशान क्या हो गया? को। राम को देखो कितनी मेहनत कर रहा है, तो मेहनत कर रहा है, देखो क्रिया है, और किसको देखो? तो राम को देखो। ठीक है। करण कारक, जो कि मैंने आपको समझाया था, क्रिया संपन्न करने में जो माध्यम या साधन बनता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके लिए विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा। मारना क्या है? क्रिया है। किससे मार रहा है? तो बाण से, तो बाण के द्वारा मार रहा है, तो से का निशान आया। आंखों से भली भांति परख लो, पुलिस डंडे से पीटती है, आग से ठंड भाग गई। ठीक है। अब यहाँ आग से ठंड भाग गई, यहाँ पे से अलग होने के अर्थ में आ गया। आग के कारण, आग के द्वारा, ठंड के द्वारा वो आग से ठंड भाग गई, आग के कारण ठंड भाग गई। संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। भाई के लिए टॉफी ले आओ, यानी टॉफी को लाना, लाना क्या है? क्रिया है। और किसके लिए लाना है? यानी किसके लिए आप कर रहे हो? जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ क्रिया की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। तो यहाँ पे भाई के लिए टॉफी ले आओ, भाई के लिए ला रहे हैं। हम देश के लिए अपनी जान दे देंगे, तो इसका निशान क्या है? के लिए। आपादान कारक, आपादान अलगाव का, इसका भी निशान से होता है। पृथक होने का भाव व्यक्त करता है। जिस पद से अलग होने की क्रिया होती है वहाँ आपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से फल गिरे, मैंने आगे दिया था उदाहरण आपको, पेड़ से पत्ते गिरे। आसमान से ओले बरसे, यानी आसमान से ओले अलग हो रहे हैं। परसर्ग से के बारे में कुछ और, से परसर्ग करण कारक में भी जुड़ते हैं और आपादान में भी, परंतु दोनों की पहचान स्पष्ट है। यदि किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो वस्तु क्रिया का साधन बन जाती है, तो करण कारक,
और यदि किसी वस्तु का स्थान से अलग होना बताया जाता है तो अपादान कारक। जैसे अपने हाथ से लिखता हूँ, मेरे हाथ से कलम गिर गई यानी अलग हो गई। पेड़ों से शोभा बढ़ती है और पेड़ों से फूल झरते हैं, यानी एक से द्वारा के अर्थ में है और एक अलग होने के अर्थ में है। ठीक है। अब संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम दोनों वस्तुओं में परस्पर संबंध बताते हैं। संबंध कारक क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम दो वस्तुओं में परस्पर संबंध बताते हैं। जैसे राम का भाई आ रहा है, राम का भाई, तो भाई से राम का संबंध बता रहा है कि वो उसका भाई है। आपने कालिदास का नाम सुना है, आपने कालिदास का नाम सुना है। उपयुक्त वाक्यों में राम का संबंध भाई से और कालिदास का संबंध नाम से है। चूंकि भाई आ रहा है और कालिदास नाम सुना है, क्रिया से संबंध है, इसलिए राम का और कालिदास का पद भी परोक्षतः क्रिया से जुड़ जाते हैं, यानी संबंध बताते हैं। अधिकरण कारक क्रिया का आधार ही अधिकरण है। इसके परसर्ग में और पर है, परंतु कहीं कहीं इनका लोप भी हो जाता है। जैसे परसर्ग सहित पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, बैठना क्या है? क्रिया है। कहाँ पर बैठे हैं? उनका आधार क्या है बैठने का? तो पेड़ है, तो पेड़ पर बैठे हैं। मैं छत पर खड़ी हूँ, ठीक है। मैं रुपए तो घर भूल आया, मैं रुपए तो घर भूल आया, तो यहाँ पे उसका निशान नहीं है पर का। आम में मंजरी आ गई, मंजूरी गलत छपा है यहाँ पे, मंजरी। आमों में मंजरी आ गई। चोर मेरे पांव पड़ने लगा, ठीक है। मेज पर पुस्तकें पड़ी हैं, यानी मेज के ऊपर पुस्तकें पड़ी हैं। मेरे भरोसे मत रहना, मेरे भरोसे से मत रहना। परसर्ग में पर के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। अधिकरण कारक में परसर्ग में पर का लोप भी होता है। जैसे घर में कौन है, परसर्ग सहित है, यहाँ में का निशान है। मैं चाबियां घर भूल आया, पर इसमें परसर्ग का निशान नहीं है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया था, मैं रुपया तो घर भूल आया। पाँव में बेड़ियां पड़ गई हैं, तो पाँव में का निशान है परसर्ग का, और वह मेरे पाँव पड़ने लगा, तो यहाँ पर परसर्ग का निशान नहीं है। परसर्ग का दोहरा प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे छत पर से गिर पड़ा, छत पर से गिर पड़ा और छत से गिर पड़ा। शुद्ध रूप क्या है इसका? छत से गिर पड़ा। अशुद्ध रूप क्या है? छत पर से गिर पड़ा। पुस्तक में से पढ़िए और पुस्तक से पढ़िए। सांप बिलों में से निकलने लगे और सांप बिलों से निकलने लगे, यानी दोहरा परसर्ग का प्रयोग करना अशुद्ध माना जाता है। संबोधन का अर्थ है पुकारना, टेरना। वाक्य में किसी संज्ञा को संबोधित कर कुछ कहा जाता है, तब संबोधित व्यक्ति अथवा वस्तु से पूर्व या तो कुछ अव्यय हे, ओ, अरे, री, अरी आदि लगाए जाते हैं, या उस व्यक्ति वस्तु के नाम के अंतिम अक्षर के स्वर को खींचा जाता है। जैसे राम इधर आओ, ठीक है। 2 एस देख रहे हो, उसका मतलब होता है आकार लेना। राम इधर आओ। स्मिता तुम क्या कर रही हो? हे वृक्षों क्या तुमने सीता को देखा? बच्चों आओ, बच्चों ओ बच्चों चुपचाप बैठो। वस्तुतः हे, अरे, ओ यदि संबोधन सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है, परसर्ग नहीं है। संबोधन कारक के प्रत्यय परसर्ग इस प्रकार है। एक वचन सुन प्रत्यय हे ईश्वर, ठीक है। ओ माँ, अरे लड़की। बहुवचन ए प्रत्यय हे छात्रगण, हे छात्रगण, हे बच्चे।
अरे लड़के। ठीक है। पुल्लिंग में ओ प्रत्यय, हे मित्रों, मित्र का उसमें ओ लगाया, हे मित्रों, बच्चों, साथियों, भाइयों, बहनों। स्त्रीलिंग महिलाओं, स्त्रियों, नदियों। ध्यान रखें कि प्रत्यय ओ है, ओ नहीं, मतलब सिर्फ ओ है, ओ पे डॉट नहीं, इसलिए हे बच्चों, मित्रों प्रयोग अशुद्ध है। हे बच्चों में ओ नहीं करना है, डॉट नहीं लगाना है, मित्रों में ओ नहीं करना है, सिर्फ मित्रों। समझ में आ गया? अब इसके एक्सरसाइज आप करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक